दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी और उनकी राजनीति, भारत की आर्थिक परिस्थितियां और नरेंद्र मोदी की राजनीति, और इन दोनों के बीच इस देश का कॉरपोरेट या इस देश का गरीब, ऐसी परिस्थिति भारत की राजनीति में इससे पहले कभी आई नहीं थी। राहुल गांधी इस देश में राजनीति के जिस रास्ते को बना रहे हैं या बनाने निकल पड़े हैं, किसी ने यह कल्पना की नहीं थी कि कॉरपोरेट उनके दरवाजे पर होगा। कॉरपोरेट को यह एहसास हो चला होगा कि भारत के भीतर अब आने वाले वक्त में बीजेपी या कहें मोदी काल का अस्त शुरू हो चुका है। यह एक ऐसी राजनीति है जिसकी नब्ज को कहते हैं कोई सबसे पहले पकड़ता है तो वह बड़े कॉरपोरेट पकड़ते हैं, बड़े कॉरपोरेट हाउस पकड़ते हैं। और शायद यही वो वजह है जहां पर बार बार जिक्र अंबानी और अडानी का होता है, बार बार जिक्र राहुल गांधी के उस समाजवादी राजनीति का होता है, बार बार जिक्र बीजेपी या कहें नरेंद्र मोदी के कॉरपोरेट प्रेम का होता है। आज कुछ ऐसी चीजें आपके सामने निकल कर आने वाली है जो आपको हैरान कर देगी। कॉरपोरेट इस एहसास में आ चुका है कि इस देश के भीतर में समूचे दक्षिण भारत से बीजेपी गायब हो जाएगी। केरल में उसका अस्तित्व है नहीं, कर्नाटक वो गंवा चुकी है, तमिलनाडु में स्टालिन की सत्ता है और सिर्फ एक टीडीपी के जरिए उसके लिए आंध्र प्रदेश का रास्ता है, क्योंकि तेलंगाना भी इस वक्त कांग्रेस के पास है। उसके बाद जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो सामने आपको महाराष्ट्र नजर आएगा, और गुजरात को लेकर तो राहुल गांधी खुले तौर पर चेता चुके हैं कि यहां पर हम अगला चुनाव जीत जाएंगे। तो एक क्षण के लिए इस देश की उस तस्वीर को साफ कीजिए जिस तस्वीर पर इस देश का कॉरपोरेट सवार है। बीते 10 वर्षों से वो जानता समझता रहा कि नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं तो इस देश में फेडरलिज्म काम नहीं करेगा, संघीय ढांचा काम नहीं करेगा, और इसीलिए इस देश के तमाम राज्य सरकारों के सामने मुश्किल आती चली गई। राहुल गांधी ने इस देश के भीतर में एक ऐसी नब्ज को पकड़ा जो इस देश की उस वैचारिक राजनीति की चूल्हे हिला दे जो हिंदुत्व पर टिकी है, सियासत के उस पूंजी को जमीन पर लाकर खड़ा कर दे जो कॉरपोरेट के आसरे बीजेपी चल रही थी। सियासत की इस नब्ज को राहुल गांधी ने किस तरीके से पकड़ा, हो सकता है आपके जहन में दो तस्वीर लगातार रेंग रही हो। एक ऐसी तस्वीर, बीते 10 बरस में कभी भी अंबानी हो या अडानी हो, हिम्मत उनमें नहीं पड़ी कि वह 10 जनपद का रुख कर पाए। एक जानकारी तो यह भी आई, राहुल गांधी जब यूरोप के दौरे पर थे तो उस वक्त अडानी उनसे मिलना चाहते थे। सैम पेत्रोदा से उन्होंने संपर्क साधा, और जैसे ही राहुल गांधी को पता चला कि जिस होटल में वो जा रहे हैं उस जगह पर अडानी रुके हुए हैं, तो उन्होंने एक झटके में न सिर्फ मिलने से इनकार कर लिया बल्कि उस शख्स को भी डपट दिया जो शख्स कह रहा था कि अडानी से मिल लीजिए। यह तस्वीर का एक हिस्सा है। लेकिन जैसे ही जिक्र अंबानी का आता है तो राजनीति की नब्ज वो कैसे पकड़ते हैं, ये 2004 का नजारा हर आंखों के सामने होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा इस देश में गूंज रहा था। हर कोई मान रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर चुनाव जीत जाएंगे। उसी शाम यानी चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले अंबानी की गाड़ी 10 जनपद के भीतर घुसी। जब वो बाहर निकली तो शोर मच गया, और वह शोर पहुंचते पहुंचते पीएमओ तक पहुंच गया, और पीएमओ से निकलकर वो हैदराबाद तक चला गया। हैदराबाद के भीतर उस वक्त इनाडू टीवी का राज हुआ करता था, चंद्रबाबू नायडू की राजनीति का राज हुआ करता था। चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े थे, और उस शाम या कहें उस रात में जो कुछ बदलती हुई परिस्थितियों ने देखा, उसने एक झटके में बता दिया कि इस देश के भीतर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा रही है और कांग्रेस लौट रही है। शाइनिंग इंडिया का अंत अगले दिन चुनाव प्रचार के ऐलान के बाद रिजल्ट आने के साथ ही हो गया। अब उस तस्वीर के 20 बरस के बाद आप निकल कर आइए 2024 में। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इस चुनाव की लड़ाई में राहुल गांधी ने बार बार अंबानी और अडानी का जिक्र किया। वो जिक्र कुछ इस तरीके से था कि इस देश का मीडिया हो, सरकार हो, तमाम संस्थान हो,
इस देश में जो भी संस्थान जीएसटी के जरिए काम कर रहा हो, ईडी की पूरी कार्रवाई हो, आईटी डिपार्टमेंट लगा हुआ हो और मेन स्ट्रीम मीडिया जो कुछ दिखाता है वो सब कुछ इस देश के उस कॉरपोरेट के हक में दिखाता है जो कॉरपोरेट सत्ता के साथ खड़ा है। और इसीलिए अंबानीज और अडानीज को लेकर राहुल गांधी की राजनीति ने जिस रास्ते को बदला, उसने इस देश के पिछड़े तबके को, दलित को, आदिवासी को, बहुसंख्य तबके के भीतर भी उस गरीब पिछड़ों को अपने साथ खड़ा कर लिया और इस देश के माइनॉरिटीज यानी मुस्लिमों को साथ खड़ा कर लिया और उनके हक के सवालों को उठाना शुरू कर दिया। देश में जब अंग्रेजों की सत्ता थी उस दौर की असमानता को भी राजनीतिक तौर पर उठाया और इस देश के आंकड़ों ने बतलाया 45 बरस में सबसे ज्यादा असमानता मोदी काल में हुई है। इस नब्ज को राहुल गांधी पकड़ेंगे। नेहरू गांधी की लॉयल्टी को लेकर चल रहे राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर पकड़ेंगे, किसी को भरोसा नहीं हुआ। और 20 बरस के बाद उसी मुकेश अंबानी की गाड़ी उसी 10 जनपद में घुसी जो 20 बरस पहले घुसी थी। इस बार शादी का निमंत्रण था, 20 बरस पहले सत्ता परिवर्तन की आवाज थी। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति ने कॉरपोरेट को न सिर्फ डिगा दिया बल्कि इस एहसास को भी करा दिया। अब आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र की राजनीति बीजेपी के हाथों से फिसल चुकी है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के आसरे वो चल नहीं सकते हैं, ज्यादा बैसाखी चलेगी नहीं। और कॉरपोरेट के भीतर यह एहसास पूरे दक्षिण भारत से लेकर आप सोचिए हरियाणा के भीतर भी बीजेपी की सत्ता फिसल रही है। यह 2024 के चुनाव ने दर्शा दिया। यानी इस देश में राज्यों के भीतर जो बड़े कॉरपोरेट इन्वेस्ट करते हैं और जो कमाई करते हैं उस पर अगर रोक लग जाए तो ये कॉरपोरेट उस ताकत और नेटवर्क के साथ खड़े नहीं होंगे जहां आज खड़े हैं। और राहुल गांधी ने एक जिक्र अपने चुनाव प्रचार में बार बार किया कि हम कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कॉरपोरेट की यारी के खिलाफ हैं कि आप चुन लें और कुछ खास कॉरपोरेट को आप राहत, रियायत और देश की संपत्ति की मलाई दे दें। यानी इस देश के भीतर प्रतिस्पर्धा कॉरपोरेट में भी होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े संस्थान बड़ी ताकत के साथ, बड़ी पूंजी के साथ जिस तर्ज पर आगे बढ़ते हैं वह कुछ भी गंवाना नहीं चाहते हैं। और ये गाड़ी जब 10 जनपद में घुसी, राहुल गांधी उसी वक्त तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट पहले वह दिल्ली के 10 जनपद अपनी मां के साथ रहते वहां से निकले और तकरीबन 25 किलोमीटर दूर गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में चले गए जहां पर राज मिस्त्री थे जो मिस्त्री का काम करते हैं। उनके बीच वो जाकर बैठ गए। यानी मुलाकात यहां पर मुकेश अंबानी की सोनिया गांधी से हो रही है और उनकी आंखें लगातार अपने बेटे अनंत के साथ आए थे। वो खोज रही थी राहुल गांधी की और राहुल गांधी 25 किलोमीटर दूर दिल्ली के गुरु तेग बहादुर इलाके में मजदूरों के बीच बैठकर सीमेंट और गारे के साथ बैठे हुए थे। इन दो तस्वीरों ने एक झटके में जतला दिया कि भारत की बदलती राजनीति में इस देश के कॉरपोरेट को अब यह एहसास हो चला है कि मोदी सत्ता जाने वाली है। और मोदी सत्ता चूंकि अल्पसंख्यक में है और एक क्षण के लिए दोबारा आपको 20 बरस पहले की स्थिति इसलिए याद करनी होगी, उस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू बड़े क्रूशियल थे। और इनाडू टीवी ने जैसे ही ऐलान किया कि शाइनिंग इंडिया खत्म होने वाला है, चंद्रबाबू नायडू की राजनीति घूम गई। और 20 बरस के बाद उसी चंद्रबाबू नायडू के सहारे ही मोदी सत्ता चल रही है। अब इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम क्या होने वाले हैं उससे पहले हमें लगता है इस तस्वीर को जरूर देखिए। एक तरफ 10 जनपद में जाती हुई गाड़ियां और दूसरी तरफ मजदूरों के बीच बैठे हुए राहुल गांधी।
राहुल गांधी की यह तस्वीर आपके जहन में जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा कर रही होगी कि राजनीति में तो पैसा चाहिए और पैसा कॉरपोरेट से ही मिलता है। लेकिन पहली बार इस देश ने कॉरपोरेट की पूंजी पर इस देश के इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सवाल खड़ा किया, उससे बड़ा करप्शन इस देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि तकरीबन 12, 13, 14 हजार करोड़ रुपया पॉलिटिकल पूंजी के तौर पर कॉरपोरेट से निकला हो और सुप्रीम कोर्ट उस पर कह दे कि यह दरअसल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, और उसके बाद भी मोदी सत्ता ठसक के साथ कहे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा क्योंकि हमने ही तो बताया था। यह निर्लजता है या फिर इसी बात को लेकर राहुल गांधी गुस्से में रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं इस देश की राजनीतिक गलियारे का रास्ता उस सड़क पर मिलता जरूर है जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन इस गली के भीतर के ऐसे टूटे फूटे घर भी हैं जहां पर इस देश का बहुसंख्यक समाज रहता है। और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी राजनीति उस रास्ते पर लाकर खड़ी कर दी जहां पर इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का ओबीसी पिछड़ा तबका, इस देश का मुस्लिम, अगर इन चारों तबकों को जोड़ दीजिए तो 90% आबादी आपको एक तरफ दिखाई देगी। और यह परिस्थिति भारत में कॉरपोरेट की किसी भी पूंजी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि कॉरपोरेट और मोदी सत्ता के नेक्सस ने इस देश के भीतर में 5 किलो मुफ्त अनाज की परिस्थितियों को पैदा कर दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल तो उसके आगे का है। सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या कॉरपोरेट को यह एहसास हो चला है अब जो चुनाव इस देश में होने वाले हैं उस चुनाव में बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, उसकी अपनी राजनीतिक विचारा धराशायी हो चली है, आरएसएस उसको साथ दे नहीं रहा है, और सिर्फ मोदी के चेहरे के आसरे जो राजनीति इस दौर में की गई और खास तौर से महाराष्ट्र के भीतर कद्दावर नेता नितिन गडकरी को दरकिनार करना, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में दरकिनार करना, राजस्थान के भीतर वसुंधरा राजे को दरकिनार करना, और वो तमाम ऐसे छत्रप जो बीजेपी की राजनीति को साधने के लिए कई बरसों से लगे रहे, उन सभी को खारिज करके सिर्फ एक चेहरे और एक व्यक्ति के इर्द गिर्द जब समूची राजनीति को चलाने लगे तो कॉरपोरेट उनके हक में खड़ा था बीते 10 बरस से, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन इसी बात को राहुल गांधी ने यह कहकर पकड़ा कि दरअसल लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान में समाजवाद और बराबरी के हक का जिक्र क्यों है, इस देश के गरीब पिछड़ों को क्यों यह समझने की जरूरत है, और एक झटके में वो पूरे कॉरपोरेट की पूंजी इस चुनाव में कोई मायने ही नहीं रखी। जरा कल्पना कीजिए, कांग्रेस के खातों को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा तक नहीं था। यानी कॉरपोरेट जो मुगालता इस देश में राजनीति के जरिए पाली रही है कि अगर हम पैसा देंगे तो यह चुनाव जीतेंगे और उसके बाद चुनाव जीत जाएंगे तो वह हमारे पैसे के एवज में सत्ता की मलाई हमें देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के काल में लगभग 13 बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के पास इस देश के लगभग 22 पीएसयूज को बेचा गया, लेकिन सिर्फ 3 बड़े कॉरपोरेट के हक में इस देश के 18 पीएसयू बेच दिए गए। मोदी सरकार ने कोई पीएसयू खड़ा नहीं किया, बल्कि तमाम पुराने पीएसयूज को बेचना शुरू किया, और कौड़ियों के मोल ही नहीं बेचा बल्कि इस देश के तमाम मंत्रालयों के मोनेटाइजेशन की दिशा में मोदी सरकार ने निर्णय लिया। इस देश के कॉरपोरेट द्वारा लिए गए कर्ज की माफी जो तकरीबन 16 लाख करोड़ की है, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, बैंक बुक से गायब कर दिया, और बैंकों को मजबूती के साथ ये बताने में लग गए कि देखिए उनको मुनाफा हो रहा है, डिविडेंड देंगे वो, और इसीलिए अब वो बैंकों के मर्जर के बाद उनके प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़ेंगे, जिसका जिक्र हमने कल आईडीबीआई बैंक के साथ किया था, जिसको ये बेचने की दिशा में बढ़ चुके हैं क्योंकि उनकी हिस्सेदारी सरकार और एलआईसी को मिला दीजिएगा तो 98% हिस्सेदारी इन्हीं की है, इसमें से 67% ये बेचना चाहते हैं। और मंत्रालयों के भीतर से इस देश के भीतर रेलवे मिनिस्ट्री हो, एविएशन मिनिस्ट्री हो, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो, रोड ट्रांसपोर्ट की स्थिति हो,
इस देश के भीतर में 11 मिनिस्ट्रियों में से लगभग 3.5 लाख करोड़ 2025 के फाइनेंशियल ईयर में इनको मोनेटाइजेशन के जरिए पैसा निकालना है। यानी इस पैसों के आंकड़े को आप देखिए और दूसरी तरफ कॉरपोरेट की नेटवर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। यानी 2017 में अंबानीज का नेटवर्थ सिर्फ 5 लाख करोड़ का था और आज की तारीख में 2024 में यह 21 लाख करोड़ का पार कर चुका है, जो मार्केट कैप है शेयर बाजार का। हम शेयर बाजार के मार्केट कैप का जिक्र कर रहे हैं, जिस शेयर बाजार में मैनिपुलेशन के जरिए सेबी पर आरोप लगे और राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि सेबी की नियुक्ति और शेयर बाजार को डिगाने की परिस्थिति इलेक्शन चुनाव के वक्त कैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने की और एग्जिट पोल के जरिए की सारी बातें सामने हैं। यानी इतनी बड़ी रकम के साथ खड़ा हुआ कॉरपोरेट और राहुल गांधी मजदूरों के बीच, वो मजदूरों के बीच कल थे, आज वो हाथरस के बीच थे, उन लोगों के बीच जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, उनके दर्द के साथ थे। और आने वाले कल में वह मौजूद होंगे आपको गुजरात के भीतर, जहां पर कांग्रेस दफ्तर पर हमला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, यह सोचकर किया कि हम इन्हें डरा देंगे। और इसी डराने और नफरत को लेकर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर सवाल उठाए थे। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल मोदी सत्ता के दौर में तमाम संस्थाओं पर कब्जे का आता है। वह मीडिया जिसका काम था कि वो बतलाती दिखलाती, और ध्यान दीजिए कल भी अंबानी का 10 जनपद में जाना टेलीविजन स्क्रीन पर रेंग रहा था, क्योंकि इस देश में कॉरपोरेट और खुद अंबानी ने कब्जा इस देश के न्यूज़ चैनलों पर कर लिया है। अडानी भी अब उस रेस में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन जो जेटीपी नगर में मजदूरों के साथ राहुल गांधी राजमिस्त्री के साथ सीमेंट और गारे के बीच थे, उसे दिखाने की स्थिति में कोई मीडिया नहीं आ पाया। यानी एक तरफ वह मीडिया, और आज की परिस्थिति में हाथरस में जो कुछ हुआ उसमें भी मीडिया उन परिजनों के बीच उस तर्ज पर नहीं घुसे जहां वो कह सके कि योगी आदित्यनाथ को और ज्यादा मुआवजा देना चाहिए था। यह आवाज राहुल गांधी ने ही निकाली और उन घरों के भीतर झांक कर देखा, उन परिवारों के भीतर झांक कर देखा कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। यानी एक तरफ कॉरपोरेट की पूंजी, उसका रुतबा, दूसरी तरफ गरीब मुफलिसी, उनका दर्द, उनकी त्रासदी है। और भारत की राजनीति उस रास्ते के हिसाब से बढ़ चुकी है जहां पर एक तरफ कॉरपोरेट की पूंजी और दूसरी तरफ इस देश की बहुसंख्य जनता का दर्द है। और शायद इसीलिए चुनाव प्रचार के दौर की हम आपको एक तस्वीर और कुछ आवाज सुनाना चाहते हैं। जिस शादी के कार्ड का निमंत्रण देने के लिए मुकेश अंबानी बेटे के साथ 10 जनपद में गए, उसी शादी को दिखाते हुए मीडिया राहुल गांधी की रैली को चुनाव के वक्त इग्नोर कर रहा था। और चुनाव के प्रचार के वक्त राहुल गांधी कहते थे, ये वैसे मीडिया वाले हैं जिन्हें आपकी भूख से लेना देना नहीं है, जिनको आपको दर्द नहीं चाहिए, जो आपकी परिस्थितियों को नहीं देखते हैं, ये दिखाते हैं कैसे अंबानी के बेटे की शादी हो रही है। और जरा कल्पना कीजिए, आखिर अंबानी को भी उसी दस्तक देनी पड़ी, उसी चौखट पर आकर जिस चौखट की राजनीति ने बतलाया कि अब अंबानी के बेटे की शादी टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगेगी, तो हमें वो मान्य नहीं है। हमें तो इस देश के गर्भ और गुरबों के बीच की परिस्थितियों को उभारना है। तो सुनना चाहिए चुनाव प्रचार के वक्त राहुल गांधी की यह आवाज भी। ये आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे, आप देख लेना। ये बीबीसी वाले चले गए। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना। वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है। कोई भी सोच सकता है राहुल गांधी चुनाव प्रचार के वक्त जिस विवाह पर तंज कस रहे थे, जिस शादी और जिस चकाचौंध को निशाने पर ले रहे थे, वही उनके चौखट पर आकर और उनकी नजरें राहुल गांधी को खोजेंगी और पूछी जाएगी कि राहुल गांधी कहां है। वह तो मजदूरों के बीच है। 3 सवाल भारत की राजनीति को बदलने वाले हैं, ये अपने जहन में रख लीजिए।
पहली बार नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी को लेकर चल रहे राहुल और प्रियंका की राजनीति ने इस देश की उस कांग्रेस की पुरानी राजनीति को बदल दिया है। इससे पहले जो कांग्रेस सोच नहीं सकती थी कि इस देश के भीतर में दलितों की, आदिवासियों की और इस देश के पिछड़ों का जिक्र होगा और गरीबी का जिक्र होगा, वह उनके लिए सबसे बड़े चुनावी हथियार के तौर पर हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। दूसरा सवाल, कोई समझा ही नहीं इस बात को कि पूंजी के आसरे राजनीति में आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन जब राजनीति इस दिशा में बढ़ जाए कि पूंजी के खिलाफ ही पूरी राजनीति खड़ी हो जाए, और इसका प्रयास नेहरू के वक्त में राम मनोहर लोहिया ने किया, इंदिरा गांधी के वक्त जयप्रकाश नारायण ने किया, राजीव गांधी के वक्त वीपी सिंह बफोर्स को लेकर चल पड़े, और इन तमाम परिस्थितियों से जब आप निकलेंगे, उन गलियों से निकलकर जब आप पीवी नरसिम्हा राव के आर्थिक सुधार पर जाएंगे और उसके बाद आर्थिक सुधार नंबर 1, नंबर 2 और उसके बाद वाजपेयी के दौर में नंबर 3 और फिर मोदी का कहना हम रिफॉर्म और आगे ले जा रहे हैं, ये सारी बातें भारत की राजनीति में बिल्कुल नए सिरे से गढ़ने वाली है, जो आने वाले वक्त की राजनीति को बदलने की दिशा में बढ़ चुकी है। यानी भारत की राजनीति का ट्रांसफॉर्मेशन राहुल गांधी के जरिए होगा, यह कल्पना भी कभी किसी ने की नहीं होगी। इन दो सवालों के बाद तीसरा बड़ा सवाल है, जो सवाल दिल्ली के राजनीतिक गलियारे के भीतर गूंज रहा है और उनकी सांसों को ऊपर नीचे किए हुए है। हड़बड़ाइए नहीं, ये पहला मौका है जब अडानी भी चाहते हैं गांधी परिवार से किसी न किसी रास्ते से कोई संवाद बन जाए। इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट कहने लगे हैं कि जिन राज्यों में अब कांग्रेस का कब्जा होगा, उन राज्यों में इन्वेस्टमेंट का रास्ता सबको पता है कि वह अब इस नई राजनीति से ही निकलेगा और उस राजनीति को साधने की दिशा में वो बढ़ना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति इन तमाम बातों को नकार रही है। यानी पहली बार जो कॉरपोरेट अभी तक सोचती थी कि अपनी पूंजी की मुट्ठी में इस देश की राजनीति को चला सकते हैं, उसको आईना दिखाने की परिस्थिति में राहुल गांधी ने सबको खड़ा कर दिया है। और भारत की राजनीति इस तेजी से बदलेगी, यह कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी। तो इन तीन परिस्थितियों को अपने जहन में रखिए और आने वाले वक्त में भारत की बदलती राजनीति जो कॉरपोरेट के आश्रय चलती थी, उसका नजरिया बदलने की दिशा में बढ़ेंगे। इस देश के भीतर में राज्यों की राजनीति, खास तौर से गैर बीजेपी शासित राज्य और उसमें भी खास तौर से कांग्रेस शासित राज्य, जिस नए राजनीतिक प्रयोग को ये करना चाह रहे हैं, वो जान चुके हैं कि भारत की इस बदलती राजनीति में अब पिछड़े, दलित, आदिवासी और मुस्लिमों और खास तौर से उस 80-20 के खेल की राजनीति अब खत्म होती है। और उसमें से भी जो ऊंची जाति से जुड़ा हुआ तबका है, जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के वोट शिफ्ट होने से नजर आया, उसने सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा कर दिया है कि बीजेपी की सत्ता और सियासत अगर अब आने वाले वक्त में राज्य दर राज्य चूकेगी तो वह कितने बरस पीछे चले जाएगी, यह सिर्फ आप आकलन कर सकते हैं। और शायद बीते 10 बरस के नायक नरेंद्र मोदी आरएसएस और बीजेपी की राजनीति के कहीं खलनायक साबित ना हो जाएं। यह राजनीतिक बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन उसी दिशा में बढ़ चुका है जहां अंबानी 10 जनपद पहुंचेंगे और राहुल गांधी 10 जनपद से उसी वक्त निकलकर मजदूरों के बीच आपको नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।